दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज का फेसबुक लाइव शुरू करता हूं विद कानून और आप सेशन। आज का कानून और आप सेशन काफ़ी देर हो गई है नहीं किया, वक्त नहीं मिलता, आप समझ सकते हैं। काम में बिजी होता है बंदा, कोर्ट्स में बिजी होता है, डॉक्यूमेंटेशन में बिजी होता है, वक्त नहीं मिलता। लेकिन आज एक हेयरिंग थी जो एडजर्न हो गई, जिसकी वजह से आज का दिन मेरे पास अपॉइंटमेंट्स भी नहीं है। सो इसलिए मैंने कहा आज हम जरूर कानून और आप कर लेते हैं। मुझे पता है एक फ़ोन आ रहा है बार बार, मैं अभी कॉल लेता हूं, बल्कि अभी शुरू करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट कॉल आती है वहां से अपना काम शुरू करते हैं। इसके अलावा कमेंट्स में डाल दीजिएगा अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो या जिसके ऊपर आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो, तो मैं फिर इसके अलावा अलहदा भी फेसबुक लाइव करूंगा। ये पहली कॉल लेते हैं जी, काफ़ी देर से इनका फ़ोन आ रहा है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? काफी आपने फोन 10 मिनट से आप फोन कर रहे हैं मेरा ख्याल है। जी जी अली भाई, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है। ये जो अभी न्यू पॉलिसी है, ये मैं जो तो आपके फॉर्म से, आपकी फेसबुक से पता चला था गुड करेक्टर की। जी अली भाई, इसमें जो ओवरस्टेज के लिए जो बात है, हाँ कि जो ओवरस्टे था, अगर मुझे 2015 में मिला था, सॉरी 16 में मिला था असाइलम, ठीक है। अच्छा। ओवरस्टेट भी था थोड़ी देर, मतलब 5-10 दिन आप लगा लें, 1 मंथ लगा लें आप। ठीक। तो अली भी जब मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई करूंगा, तो क्या ये रूल जो सा गुड करेक्टर ओवरस्टे ये मुझ पे अप्लाई होगा? जी बिल्कुल अप्लाई होगा। देखिए सिंपल बात ये है, ये गुड कैरेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि नेचुरलाइजेशन की अगर आप एप्लीकेशन देखें तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं कानून की, वो सिंपली ये कहती हैं कि आपके 5 साल लीगल स्टेटस होना चाहिए, आपके पिछले 5 साल लीगल गुजरे हो। लेकिन उसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से जो गाइडलाइंस डाली गई हैं, उसमें कह दिया गया कि आपके पिछले 10 साल को देखा जाए। सो अगर आपके पिछले 10 साल में कहीं पे भी आप ओवरस्टेयर हुए हैं, तो आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को, गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर सकते। सो अगर आप यहां पर आए 2013, 14, 15, जब भी आप आए, आपका लीगल स्टेटस चल रहा था, बीच में कहीं आपका गैप आया, उस गैप के बाद आपने जाके असाइलम अप्लाई किया और वो असाइलम आपका अप्रूव हो गया और उसके ऊपर जाके आपको स्टेटस मिल गया। अब जब आपको इंडेफिनिटली मिलती है, तो जब आप 1 साल उसके बाद गुजार के नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, तो पिछले 10 साल में कहीं पे भी आपका गैप होगा तो उसको काउंट किया जाएगा यहाँ पे। तो अगर ये पॉलिसी अगर 2019 में आई है ना, ओवरस्टे वाली? नहीं जी, अभी नहीं आई है, ये 2016 से चल रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, ये पहले थैंक यू वेरी मच। You're welcome। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहता चलूँ। इन्होंने जो अभी आखिर में चीज़ पूछी वो ये कि जी ये पॉलिसी 2019 में आई है तो पुराने केसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं होती। डिपेंड करता है आपका केस किस किस्म का है, डिपेंड करता है वो कानून क्या है। और अगर कानून ये कहता है कि अभी से ये कानून अप्लाई होगा और उन सब चीज़ों के ऊपर अप्लाई होगा जो इसके बाद अप्लाई की जाएंगी, सो उसके अंदर भी आपकी ये चीज़ आ जाती है और आप उससे भाग नहीं सकते। सो सिंपल बात ये, समझने वाली बात सिंपली ये है कि जहां कहीं गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट आती है, आपने पिछले 10 साल को देखना है, वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगला सवाल लेते हैं जी। जी हेलो। अली साहब, तैमूर बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी तैमूर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप फेसबुक पे लाइव हैं सर, आपकी कॉल स्पीकर पे। बताइए जी, क्या पूछना? आपसे ये पूछ रहे हैं जो 7 ईयर में जो फैमिली रूट पे 2.5 साल का वीजा मिलता है, हाँ, उसमें बाहर आने जाने में क्या रिस्ट्रिक्शन होती है? कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो इससे सबको हेल्प मिल जाएगी कि मतलब कितने दिन बाहर रह सकते हैं, दोबारा एक्सटेंशन में मसला ना हो। अच्छा। एक सवाल ये कि ये जो 2.5 साल वाला 10 ईयर वाले रूल में डालते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बाद में आप कुछ इनकम ज्यादा शो करके तो 5 साल पे स्विच कर सकते हैं। हाँ, क्या वो कर सकते हैं? ओके चलो, मैं ओवरस्टेयर हुए हो तो फिर तो वो उसका फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि वो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट में वो नहीं कंसीडर होगा। जी बिल्कुल। इन दोनों को प्लीज। चलो ठीक है तैमूर साहब, मैं बताता हूँ। अब आप देखें, सबसे पहला आपका सवाल है कि जी 7 ईयर्स की बेस पे जब किसी को स्टेटस मिलता है 10 साल के रूट के ऊपर, तो वो 2.5 साल की जो लीव उनको मिलती है, उसमें वो कितनी देर बाहर रह सकते हैं, क्या वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कितनी देर बाहर रह सकते हैं, उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन उसकी कानून के अंदर ऐसी कोई नहीं है, एक्सेप्ट आपको एक रूल ऑफ थंब अपना ये बना लीजिए कि आपने 3 महीने से ज्यादा अपने कंट्री से, यूके से बाहर नहीं रहना। वो 3 महीने में क्यों कहता हूं, ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं 2004 से।
2004 से जो मैंने देखा है वो ये कि 90 डेज इज अ सेफ पीरियड। आपके अगर इंडेफिनिट लीव की आप एप्लीकेशंस देखते हैं तो उसके अंदर हमेशा 180 डेज का जिक्र होता है कि 180 दिन आपने एक साल में उससे ज्यादा ना गुजारे हों बाहर। लेकिन ये चीजें चेंज होती रहती हैं। 90 डेज इज अ सेफ पीरियड जिसमें कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि 90 डेज का टाइम एक अपने दिमाग में रखिए। एक तो आपका ये सवाल हो गया। दूसरा आपका सवाल आपने पूछा कि अगर आपको 10 साल की रूट पे स्टेटस दिया जाता है, क्या आप 5 साल के रूट के ऊपर स्विच कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि जी इनकम बढ़ा दें और वो कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या गलती कहां पे करते हैं? आपको ये 5 ईयर की रूट पे स्विच करना तब अलाउड होता है इफ यू आर दी ओनली पेरेंट। अगर एक पेरेंट है तब आप ये चीज कर सकते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स वहां पे मौजूद हैं तो फिर आप इसमें स्विच नहीं कर सकते। ये एक सिंपल फॉर्मूला आप अपना याद रखिए। ओके, अगर दोनों पेरेंट्स बच्चे के साथ मौजूद हैं तो वहां पे आप ये 5 ईयर रूट के ऊपर नहीं जा सकते। 5 ईयर रूट अवेलेबल होती है एक पेरेंट के लिए जो अकेला बच्चे को लुक आफ्टर कर रहा हो, सिर्फ ये तब चीज चलती है। ऑलराइट जी, योर मोस्ट वेलकम जी, योर मोस्ट वेलकम। ओके जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओके, अभी और कोई, वेरी गुड, अभी और कोई कॉल्स तो नहीं चल रही हैं। अभी जब कोई कॉल आएगी तो मैं उठा लूंगा। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो इस वक्त आपके पास ये चांस अवेलेबल है। ये चीज जो अभी हमने पहले की, उतनी देर में कुछ और डिस्कस कर लेता हूं। ये चीज जो अभी हमने पहले डिस्कस की, इसके अलावा एक और पॉइंट जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के साथ ही मिलता जुलता है, वो डिपोर्टेशन केसेस के अंदर आ जाता है। अब यहां पे क्या एक नया केस भी आया है कोर्ट ऑफ अपील का, जिसमें ये चीज डिसाइड की गई है कि जहां पे बच्चे इन्वॉल्व हैं लेकिन देयर इज अ क्रिमिनल कन्विक्शन और उसमें 12 महीने से ज्यादा की सजा मिली है, वहां पे आपके सारे जो फैमिली लाइफ के राइट्स हैं और जो आपकी फैमिली लाइफ चल रही है, और अगर आपके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं इससे, चाहे ब्रिटिश नेशनल बच्चे हैं, अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं और वो अफेक्ट हो रहे हैं, फिर भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है अगर आप क्रिमिनल अफेंस करके 12 महीने से ज्यादा की सजा आपको मिली है। ये चीज अगेन बहुत सीरियस इसलिए आ जाती है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा अपील्स भी चलती हैं, बहुत ज्यादा लोग चैलेंज भी करते हैं और ये कहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की बात बनती है, जहां पे बच्चे इन्वॉल्व है वहां पे आप कैसे डिपोर्ट कर सकते हैं किसी को, वहां आप कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे अभी कोर्ट की तरफ से इसकी कन्फर्मेशन दे दी गई है कि आपके बच्चे अगर इन्वॉल्व हैं भी और आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस ऐसा किया हुआ है तो उसके ऊपर आपको डेफिनेटली निकाला जा सकता है। अगली कॉल भी आ रही है, अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। चलें बताइए, आप फेसबुक पे लाइव हैं जी, स्पीकर पे आप बताइए। ठीक है, मेरा नाम अरफान है जी। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी शादी हुई EU नेशनल से। किससे हुई थी? EU नेशनल से। EU नेशनल से, ठीक जी। उसके बाद 3 बाद डिवोर्स हो गई थी। 3 इयर्स के बाद डिवोर्स हो गई थी जी। तो मैंने स्टेटस अप्लाई किया, वीजा अप्लाई किया, लेकिन कोई नहीं था। अच्छा, तो डिवोर्स हुई थी, लेकिन मैं उसके बाद वो 3 ईयर का था। तो उसके बाद 1 ईयर बाद मेरी शादी हो गई थी ब्रिटिश सिटीजन से। क्या हो गई थी? ब्रिटिश सिटीजन से शादी हो गई थी। ओके, सो एक सेकंड भाई, आपने यूरोपियन नेशनल से शादी की, आपकी शादी 3 साल चली, फिर आपने डिवोर्स कर ली, डिवोर्स करने के बाद फिर आपने ब्रिटिश नेशनल से शादी कर ली, करेक्ट? जी। ओके फाइन, ठीक। फिर ब्रिटिश नेशनल से शादी के बाद अप्लाई किया आपने? अप्लाई किया तो अब मैंने फर्स्ट मेरा वीजा मिला है, ठीक है जी। 2.5 ईयर्स का, ठीक जी। मैंने पूछना था क्योंकि मैं EU सेटलमेंट्स में पढ़ा था, वो कह रहे हैं आपकी यानी कि प्रीवियसली आपका रिलेशनशिप यूनाइटेड से था, शादी थी, आप EU सेटलमेंट में अप्लाई कर सकते। ओके, मेरा ये क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपने मुझे समझाया है, वो जो मुझे बात समझ आती है आपकी, वो ये कि आपकी पहले शादी हुई यूरोपियन नेशनल के साथ, वो शादी आपकी 3 साल चली, फिर वो शादी आपकी एंड हो गई, आपने अप्लाई भी किया उसके ऊपर और उस पर आपको रिफ्यूज कर दिया गया, करेक्ट? जी। सो आपने जो अप्लाई किया होगा वो आपका रिटेंशन ऑफ राइट्स अप्लाई किया होगा, वो आपको रिफ्यूज कर दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि किन वजूहात पर रिफ्यूज किया, लेकिन जनरली वो कहते हैं, या वो कहते हैं कि जी शादी नहीं मानते कि जेन्युइन थी, या वो कहते हैं कि शादी को कभी हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, या वो कहते हैं कि जो आपका यूरोपियन नेशनल स्पाउस वाज नॉट एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स। जो भी रीजन देते हैं, अगर आपकी स्टेटस को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और आपको वो ग्रांट नहीं किया गया, तो आप अब उसके ऊपर जाके रिलाई नहीं कर सकते।
ओके सो अगर आप जाते हैं वो ईयू सेटलमेंट स्कीम की तरफ और जाके उसके अंदर अप्लाई करते हैं, आपका ऑलरेडी स्टेटस तो लगा हुआ है, आपको 2.5 साल की लीव मिल गई मैरिज विद ब्रिटिश नेशनल। अब जो आपके लिए तेज तरीन तरीका हो सकता है वो ये कि अभी आपको जो लीव मिली होगी वो आपको 2.5 साल की लीव मिली है 10 साल के रूट पे, करेक्ट जी। अब वो 10 साल के रूट से आप उसको स्विच कर सकते हैं 5 साल के रूट के ऊपर। ये चीज आपके लिए क्विकेस्ट रहेगी, ठीक है जी। स्विच कर सकते हैं, अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आप उसको स्विच कर सकते हैं। वो चाहे तो आप जाके सेम डे सर्विस में भी कर सकते हैं। वैसे भी आजकल एप्लीकेशन से बहुत कम टाइम लगा रहे हैं। मेरे पास जो अभी डिसीजन आ रहे हैं नॉर्मली 2-3 महीने के अंदर अंदर डिसीजन आ रहे हैं। सो अगर आप उसको बाय पोस्ट भी करते हैं तो 2-3 महीने में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आजकल डिसीजन आ जाएंगे। ओके यू आर वेलकम जी। उसके ऊपर आप यूरोपियन वाली चीज को छोड़ दीजिएगा, उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि आपका काम बनेगा। ओके यू आर वेलकम जी। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी। ये सारी चीजें जब मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करता हूं, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए चला जाता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं जिनके कॉल्स थ्रू नहीं हुई या उन्होंने कॉल नहीं किया, उनको भी इन चीजों के जवाब मिल जाएं। अब यहां पे आपके पास अभी वो वाला मौका है जहां मुझे रोज जो फेसबुक पे मैसेजेस आप करते हैं कि जी मैंने बात करनी है लेकिन मैंने फीस पे नहीं करनी। मैं 60 पाउंड चार्ज करता हूं कंसल्टेशन फी के लिए, लेकिन उसके अंदर पूरी अटेंशन आपके ऊपर होती है और आपका केस देख के और आपके केस के मुताबिक मैं जवाब देता हूं। बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है आप कब करना चाहते हैं। अगली कॉल लेते हैं जी। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत जी, अल्लाह का शुक्र है सर। मैं अपना बोल रहा हूँ हाफिज खालिद जी। अच्छा जी हाफिज साहब बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप फेसबुक पे हैं? मैं असालम किया था, मुझे 5वां साल है। ठीक। तो जो मेरा जुडिशल रिव्यू में भी रिफ्यूज कर दिया उन्होंने, तो मुझे इसके आगे क्या करना चाहिए सर? आपका 5वां साल है यानी असाइलम आपने अप्लाई किया और 5 साल हो गए और अभी तक आपको स्टेटस नहीं मिला उसके ऊपर? जी बिल्कुल जी। सो असाइलम आपको अपील का राइट मिला था इसके ऊपर? जी अपील का मिला था, लेकिन वकील ने बिल्कुल वो मेरा केस ही खराब कर दिया हुआ सारा। अच्छा खैर मैं अब क्या कह सकता हूँ सर इसके ऊपर। देखिए जब आपको असाइलम का राइट मिलता है, असाइलम आप करते हैं, आपको रिफ्यूज किया जाता है, आपको अपील का राइट मिलता है, आप कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में जाके वो आपका बेस्ट मौका होता है कि आप उसको जीत सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या फ्रेश क्लेम डाला होगा या फर्दर सबमिशंस डाली होंगी, करेक्ट? हाँ जी, फर्दर इंफॉर्मेशन डाली थी, जुडिशल रिव्यू में गए हैं और उसके बाद क्या करना चाहिए मुझे? उसके बाद क्या करना चाहिए आपके केस पे डिपेंड करता है सर। आपके केस के अंदर जो चीजें होती है, मैं अक्सर लोगों को यहां पे मशवरा देता हूं जो मेरे पास आते हैं, आपका अगर असाइलम रिफ्यूज हो गया है, पहले सारा अपना केस खोल के देखें कि उसके अंदर किन पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया गया है, किन पॉइंट्स को रिफ्यूज किया गया है। जिन पॉइंट्स के ऊपर रिफ्यूज किया गया फिर उनके ऊपर अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट करें। जो आपकी चीजें एक्सेप्ट कर ली गई हैं उनके ऊपर तो आप और ज्यादा फाइट कर सकते हैं और ज्यादा आप जोर डाल सकते हैं, लेकिन जो चीजें एक्सेप्ट नहीं की गई उनका एविडेंस तैयार कीजिए या उनके जवाब तैयार कीजिए, फिर फर्दर रिप्रेजेंटेशंस कीजिए। आप जब आप दोबारा फर्दर रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, उनको अगर सही तैयारी के बाद भी रिफ्यूज कर दिया जाता है, तब आपका जुडिशियल रिव्यू का अच्छा मौका बनता है। जुडिशियल रिव्यू की एक वो जो आदत सी बना ली वाली बात होती है ना, वो अच्छी बात नहीं होती कि बस केस डाला कुछ भी बना के डाल दिया, रिफ्यूज हुआ कुछ भी हो जाए, खैर है जुडिशियल रिव्यू में चले जाओ। नहीं, मैं एप्लीकेशंस करता हूं, मैं कहता हूं अगर एप्लीकेशन आपकी सही तरह तैयार की जाती है जिसमें कानून के मुताबिक हम सारी चीजों को कवर करते हैं, लेकिन फिर भी उसको रिफ्यूज कर दिया जाए, तब आपके पास एक मौका होता है कि आप उसको लेके जाएं जुडिशियल रिव्यू में और वहां पे जाके फाइट करें। दूसरी चीज मैं आपको ये भी कह दूं, जुडिशियल रिव्यू में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा जी पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया, फिर हमने जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन की, वो बस रिफ्यूज ही होना है तो बस ठीक है कर दो। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। आपके अगर ग्राउंड सही होंगे तो आपको उस पर रिलीफ मिल सकती है, और अगर आपको जज की तरफ से रिफ्यूज कर भी दिया जाता है और आपको ओरल हियरिंग का मौका मिल जाता है, बहुत सारे केसेस आजकल ओरल हियरिंग पे जाके हम जीत रहे हैं। क्यों? बिकॉज अगर आपके केस के अंदर मेरिट्स बनते हैं और उसको एक रन ऑफ द मिल केसेस की तरह रिफ्यूज कर दिया जाता है, ओरल हियरिंग पे बैरिस्टर कोर्ट में जज के सामने जाके खड़ा होकर बहस कर सकता है। जब हम बहस करते हैं वहां पे, तो जज की तरफ से कोई ना कोई एक इंटरैक्शन होता है आपके साथ। उस इंटरैक्शन का फायदा ये होता है कि आप जज को कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन ही वीक है तो फिर आप जुडिशियल रिव्यू में जाके उसको जीत नहीं सकते, एंड दैट बिकम्स योर वीकनेस, और वही आपके लिए एक इशू बनता है। तो मैं उसमें कहता हूं जहां पे उस तरह का सिचुएशन होती है, मैं वहां पे कहता हूं नई एप्लीकेशन डालें तो वो बेहतर है। हाफिज साहब, आपके लिए जो मुझे चीज नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है, असाइलम के ग्राउंड्स आप कभी भी रिफ्रेश कर सकते हैं। असाइलम के अंदर आप कभी भी नई चीजें लेकर आ सकते हैं, कभी भी आप नया एविडेंस बता सकते हैं, कभी भी आप नई आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं।
अगर आपकी सिचुएशन को चेंज होती है या आपको लगता है कि पहले आपका केस सही तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया, उसको नए सिरे से फाइट कीजिए। आप उसमें फर्दर सबमिशंस तैयार कीजिए। उन फर्दर सबमिशंस के बाद अगर आपको रिफ्यूज करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू में जाइए और फिर आपका ज्यादा बेहतर मौका बनेगा। सो मेरी नजदीक यही बेस्ट बनता है। अगर आपका सब कुछ रिफ्यूज हो चुका है, नए सिरे से केस को तैयार करें। नई वो कहते हैं ना, फ्रेश सेट ऑफ आईज एंड अ फ्रेश ब्रेन डज मच बेटर। सो अगर कोई और इसको नए सिरे से देखे, आपकी तरफ से देखने की बजाय या आपके वकील की तरफ से देखने की बजाय, हो सकता है कोई और इसको देखे तो शायद कोई एक डिफरेंट एंगल क्रिएट करे और उसके अंदर आपके चांसेस बेहतर बन सकते हैं। ठीक है जनाब? जी बहुत शुक्रिया सर। तो आपसे आपकी फीस अगर बता सकते हैं कि वो बताएंगे सेक्शन पे? देखिए, फीस में मैं आपको ये बता सकता हूं, मैं अपनी जो फीस शुरू करता हूं, मैं 800-900 से शुरू करता हूं फर्दर सबमिशंस के लिए। अब ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे हम 2-2.5 हजार भी चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस क्या है ना, उसकी नौयत क्या है, उसमें है क्या, उसमें पहले क्या कुछ हुआ है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 800-900 पाउंड्स आप फिर वहां से आगे जाते हैं। लेकिन बेस्ट आपको जो मैं जवाब दे सकता हूं वो ये, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोटेशन दी जाए तो मुझे आप राब्ता कीजिए, मेरे स्टाफ से राब्ता कर लीजिए, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा। मैं अपनी एक कंसल्टेशन फी चार्ज करता हूं, उसके ऊपर मैं आपके डॉक्यूमेंट देख के आपको बता दूंगा कि मैं क्या चार्ज करूंगा। ठीक है जनाब? बहुत शुक्रिया सर। यू मोस्ट वेलकम सर। बहुत शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे पता है बीच में आपकी कॉल्स आ रही हैं और लेकिन अगर मैं कॉल में होता हूं तो फिर वो मिस हो जाती है। अभी अब लाइन फारिग है, अगर आप करना चाहें तो दोबारा कर सकते हैं। मैं जो अभी पहले बात कर रहा था वो सिंपली ये कह रहा था कि बहुत सारे मुझे सवाल आते हैं फेसबुक के ऊपर जहां पे लोग कहते हैं कि जी मैंने फ्री कंसल्टेशन करनी है। अब फ्री कंसल्टेशन का और इंफॉर्मेशन का एक फर्क होता है। आप मुझे अपना केस डिस्कस करना चाहें तो आप एक कंसल्टेशन फी पे करते हैं, मैं 60 पाउंड चार्ज करता हूं। अगर आपने एक सिंपल सा जवाब पूछना है, सवाल पूछना है, तो आप मुझे वैसे सवाल कर सकते हैं। अब मैं आपको वैसे जवाब दे देता हूं। अभी अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। ओके, चले, आप फेसबुक पे लाइव हैं, बताइए। ठीक है सर, मैंने बात करनी थी कि मेरे पास लीव टू रिमेन है, मेरी बच्ची के बेस पे मुझे और मेरे हस्बैंड को मिला था ना। ठीक। तो अभी मेरी छोटी बेटी है, वो 5 मंथ की है, तो मैं उसका अप्लाई करना चाहती हूँ। उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि हमारे दोनों के डॉक्यूमेंट जाएंगे कि सिर्फ मेरे जाएंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे, और वीजा मिलने के चांस है अगर मैं 1 डे में अप्लाई करूँ उसका? ओके, सब मैं अब कन्वर्सली शुरू करता हूं जी। आपके जो चांसेस की बात है उसमें कोई मसला नहीं है। आपकी 5 महीने की बच्ची है, सो उसको तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी फैमिली को अगर मिल गया है तो अगर आप प्रॉपर एप्लीकेशन करते हो, सही तरह उसको फिलअप करते हो, सही रिप्रेजेंटेशंस बनाते हो, सही केस लो आर्ग्यू करते हो, तो उसमें बच्ची के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। अब आप पूछते हो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और कौन सा फॉर्म क्या, ये वो सारा कुछ। देखिए, ये चीजें आपकी केस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जनरली तो मैं आपको बता सकता हूँ डॉक्यूमेंट क्या है। आपने अपना रिलेशनशिप प्रूफ करना है, आपने बच्चे की डिपेंडेंसी प्रूफ करनी है, आपने कोहैबिटेशन प्रूफ करनी है, आपने प्रूफ करना है कि आपका राइट कैसे बनता है। अब डॉक्यूमेंटेशन आपकी लगनी है कि हस्बैंड की लगनी है कि बच्चे की लगनी है या जिस बच्चे जो क्वालिफाइंग चाइल्ड है उसकी लगनी है, ये सारा कुछ ही जाएगा इकट्ठा। सो अगर आप खुद कर रहे हो तो प्लीज मत करो, खुद किसी वकील के पास चले जाओ। हाँ, आप खुद करना चाहते हो? नहीं। अच्छा। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ये मैं अब बाकी सबके सुनने वालों के लिए भी मैं ये चीज कह देता हूं। ये जो चीज होती है ना कि अच्छा जी मैंने सोचा कि मुझे आप डॉक्यूमेंट्स बता दें तो मैं साथ ही ले आऊं, ऐसा नहीं करना। हम लोग अब 2019 के एंड पे आ रहे हैं। आईटी बहुत आगे जा चुकी हुई है। मैं काम करता हूं सारा कुछ ईमेल के ऊपर करता हूं, स्कैन करके करते हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, बड़ी चीजें हम कर सकते हैं। सो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अपॉइंटमेंट बना लीजिएगा मेरे पास। जब आप आओगे मैं आपकी सर्कमस्टांसेस के मुताबिक आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना के देता हूं, वो आप मुझे आराम से ईमेल कर सकते हो। आपको बार बार आने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम जी। आप आराम से टाइम लेके फिर आ जाना, फिर हम बैठ के बात कर लेंगे आगे। ओके जी, ओके, यू वेलकम जी। ओके, राइट जी। ये डॉक्यूमेंट्स वाली बात भी अब करते चले यहाँ पे, क्योंकि साथ साथ पॉइंट्स उठते हैं तो मैं इसीलिए बात कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की बात क्या होती है, जनरली हर एक को पता है। आपने रिलेशनशिप प्रूव करना है, आपने अपनी फाइनेंसेस प्रूव करने हैं, आपने अपनी कोहैबिटेशन प्रूव करनी है। अब आपके केस में क्या चीजें चाहिए होंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर क्या होंगे आपके केस के मुताबिक, वो चीज आपको बैठ के एक जब आपका केस तैयार किया जाता है उस वक्त बताया जाता है। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम। आप फेसबुक पे लाइव हैं, क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बताइए। मेरा नाम साकिब है सर, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। साकिब, आप बताइए। मैं ठीक हूँ सर। इफ यू रिमेम्बर आई कॉल्ड यू
11th of June 2019 और Okay. मैंने आपसे अपना केस डिस्कस किया था और आपने मुझसे पूछा था कि जी ये सब कुछ आपने खुद किया है। मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ आपको सुन के और आपसे गाइडलाइन लेके सब कुछ किया है और I just wanted to tell you that I'll go my indefinite to remain just because of your guideline. Fantastic, Saqib. Congratulations. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. So nice of you, sir. I just called you just to say thank you to you, sir. I am so grateful. Thank you very much, Saqib. And you're really helpful and you're one of the best solicitor. I've never met you in my life. लेकिन I want to see you, but unfortunately मैं आपसे नहीं मिल सका. कोई बात नहीं जी. मैंने रिसेप्शन पे कॉल की थी लेकिन आप बिजी थे इस वजह से आपसे अच्छा. मुलाकात नहीं मेरी हो सकी. बस आगे आप जानते हो मैं काम करने वाला बंदा हूँ और सारा वक्त काम में ही बिजी होता हूँ भाई और मैं कुछ नहीं करता. या मैं काम करता हूँ या मैं जाके फिर अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ. So that's the only two things that I like to do. आपकी गाइडलाइन से if you remember अगर आपको याद हो तो 2019 11 जून में मैंने आपको कॉल की थी. अच्छा. तो आपने कहा था कि जी खुद से ये सब करना छोड़ दें and आपने कहा कि लेकिन I'm really thankful to you. आपने बहुत गाइड किया और आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं. I'm very grateful जी. इसके लिए मैंने आपको कॉल की थी और एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछना था कि मेरा 10 years लॉन्ग रेसिडेंसी के ऊपर हुआ है जी. तो मुझे वो जो सिटीजनशिप के लिए जब अप्लाई करना तो मुझे कब करना और उसके लिए मुझे किन किन चीजों से बचना चाहिए कि मैं गुड कैरेक्टर में रहूं. Well, आपके लिए तो 10 years लॉन्ग रेजिडेंसी के ऊपर अगर हुआ है तो इसका मतलब आपके 10 years लीगल उन्होंने काउंट करके और उसको एक्सेप्ट किया है. सो जब आपका 1 साल गुजर जाता है तो आप इंडेफिनिट उसके लिए नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपने इंग्लिश टेस्ट अपना कर लिया हो. आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं वो तो आपने ऑलरेडी कर ली होंगी और उसके अलावा बस आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए. बट दैट्स इट. क्रिमिनल मसलन वो जो काउंटी कोर्ट जजमेंट और ये वो पुलिस वगैरह क्या देखिए काउंटी कोर्ट जजमेंट इज नॉट अ क्रिमिनल कन्विक्शन. क्रिमिनल कन्विक्शंस आर वेयर आपका गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है. काउंटी कोर्ट जजमेंट वगैरह अगर आपकी कोई है अगर आपने उनके साथ कोई अरेंजमेंट किया हुआ है तो वो आप अरेंजमेंट की डिटेल्स देते हैं और अगर कोई काउंटी कोर्ट आपकी जजमेंट चल रही हो तो उसका जिक्र जरूर करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर. ओके एज लॉन्ग एज यू मेक श्योर दैट यू मेंशन दैट वहां पे फिर आपका कोई उसका नुकसान नहीं होता. ठीक है. सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. ओके थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल साकिब. थैंक यू सर. ओके वेरी मच सर. और मैंने सिर्फ आपसे यही आपको थैंक यू कहने के लिए कॉल की है. बहुत शुक्रिया सर. एक ये है कि 1300 पाउंड फीस है इसकी. कितनी फीस है ये इसकी? 1300 well around that time around that amount जी 1312 पाउंड या समथिंग लाइक दैट है. वो तो चेंज करते रहते हैं ना तो हर साल चेंज होता रहता है. जो भी होगी वो आपने जब अप्लाई करना है उस वक्त जो फीस होगी वो चेक करके वो पे कीजिए. And how long will take? फॉर द नेशनलाइजेशन कभी कभार तो 1.5-2 महीने में आ जाता है. कभी ज्यादा टाइम भी लगा देते हैं. दे गिव यू 6 months नॉर्मली. यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं then you can travel on your indefinite. ऑफ कोर्स यू कैन जी. आपने अगर नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई किया है उसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते. सिर्फ अगर आपने लीव टू रिमेन एप्लीकेशन कोई की होती है तब आप ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज लीव टू रिमेन के लिए आपका 12 months के अंदर कोई पता नहीं मुझे दोस्त बता रहा था कि आप you are not allowed to go outside more than 90 days. जी दैट्स राइट. आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी नेशनलाइजेशन की उसके अंदर यही है कि लास्ट 12 months में आपने 90 दिन से ज्यादा बाहर ना गुजारे. 90 दिन से ज्यादा बाहर नहीं गुजारे. ठीक है. चलो थैंक यू सो मच. You're most welcome जी. You are very helpful and God bless you. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. आमीन 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 आमीन. थैंक यू वेरी मच. ओके जी. ये साकिब साहब सारी इंफॉर्मेशन लेके इन्होंने एप्लीकेशन खुद कर ली और कामयाब भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. फैंटास्टिक. दिस इज वाई आई शेयर एवरीथिंग. मैं इसलिए इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता हूँ कि जो लोग खुद करना चाहें वो जरूर करने हैं इसको. लेकिन हर एक के लिए ये चीज कामयाब नहीं होती. अगर आप श्योर नहीं हैं तो उसको खुद मत कीजिएगा. अगली कॉल लेते हैं जी. हेलो. ओहो आई एम सो सॉरी. आपकी कॉल उठाते उठाते बंद हो गए. ओके मेरा ख्याल है अभी आप दोबारा कर लेंगे और फिर हम बात कर लेते हैं आगे से. राइट जी. सो अगला सवाल. अभी कॉल आती है तो फिर अगले सवाल को वहां से ले लेते हैं. यही पकड़ लेते हैं जी. हेलो. यस हेलो. अली भाई शाहिद मेरा नाम है. मैं आपसे आपके चैम्बर में मिला था. जी शाहिद सर. मेरा ILR रिवोक हो गया था एयरपोर्ट पे. हाँ तो अब वो 5 महीने हो गए. मैं कोर्ट ऑफ अपील में गया हूँ तो उसमें कितना टाइम लगेगा? कोर्ट ऑफ अपील में कितना टाइम लगेगा जी?
जी जी उसका कोई सेट टाइम नहीं है जी। कोर्ट ऑफ अपील के ऊपर सब डिपेंड करता है उनके पास पहले कितना रश है, वो प्रायोरिटाइज कौन सी एप्लीकेशन को करते हैं, आपकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी लिस्ट में डाला जाता है कि नहीं डाला जाता, और अगर नहीं डाला जाता तो फिर जब उसकी बारी आएगी तब देखेंगे उसको। कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, कभी 8-10 महीने भी लग जाते हैं। कोई तरीका है सर एक्सपेडाइट करने का, उन्हें लिखा जा सकता है? well, आप लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन गिव देम रीजंस कि आप क्यों एक्सपेडाइट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई मेरी मदर बीमार है बैक होम में। हाँ, तो वो बिल्कुल आप एविडेंस उनको लगा के भेज सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आपको जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए, और उसको जल्द से जल्द इसलिए देखा जाए कि आपकी मदर बीमार है। एविडेंस साथ लगाइएगा मदर के बीमारी के बारे में, ताकि वो उसको देख के कंसिडर करें उसके बेस पे। थैंक यू सर। ओके, you're welcome जी, you're welcome। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में पूछते हैं कि आपकी कोई अपील चल रही है, आपकी कोई एप्लीकेशन डली हुई है, काफ़ी देर से फैसला नहीं हुआ, तो उसको जल्द कराया जा सकता है, तेज़ कराया जा सकता है कि नहीं? तेज़ कराने के लिए एक ही रास्ता है, यू नीड टू गिव देम रीजंस कि क्या रीज़न है कि आप उसको एक्सपेडाइट कराना चाहते हैं, और उसके लिए आपका मेडिकल रीज़न सबसे बेस्ट होता है। सिर्फ नॉर्मली वो मेडिकल रीजंस की वजह से ही करते हैं। अगली कॉल लेते हैं जी। जी हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी अली बात कर रहा हूँ। जी अली, मैं भी अली बात कर रहा हूँ, बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी बेसिकली मेरा रिफ्यूजी स्टेटस अप्रूव्ड हुआ हुआ है जी। और वो एक्सपायर हो रहा है 2021 में। 2021 लेकिन मेरे 10 साल पूरे हो रहे हैं 2021 में ही, लेकिन मार्च में जाके मेरे 10 साल पूरे हो रहे हैं। ओके तो मैं पहले स्टूडेंट था, ठीक। तो कोई बीच में गैप नहीं है, ठीक। तो क्या मैं 10 साल की बेस पे जा सकता हूँ विंडो पे? जी बिल्कुल जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बल्कि वो आपके लिए एक और चीज भी बन जाती है, मैं आपको वही बता दूं, शायद आपके लिए फायदे की हो शायद ना हो। आपने बताया आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है। रेफ्यूजी स्टेटस का मतलब ये कि आपने बताया कि आपको अपने मुल्क से खतरा है, अपने मुल्क में जाने में खतरा है, और वहां पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। नॉर्मली जब आपको 5 साल के बाद रेफ्यूजी स्टेटस की बेस पे इंडेफिनिटली मिलती है, तब भी आप वापस अपने मुल्क नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप जाते हैं और जब आप ट्रैवल वापस करते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको रोक लिया जाता है ये कह के कि जी आपका तो रेफ्यूजी ILR है, आप गए हैं वापस, इसका मतलब आपको अब कोई खतरा नहीं है, तो अब आपको इंडेफिनिट लीव की भी जरूरत नहीं है, और वो आपकी इंडेफिनिट लीव रिवोक कर सकते हैं। आपके केस में आपकी इंडेफिनिट लीव के 5 साल मतलब रेफ्यूजी लीव के 5 साल होने से पहले आपके 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं लीगली। सो अगर आप रेफ्यूजी की बजाय 10 इयर्स लीगली की बेसिस पे अप्लाई कर लेते हैं और आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, तो आपकी इंडेफिनिट लीव रेफ्यूजी लीव नहीं होगी। सो उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपका खतरा खत्म हो जाता है और आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उस इंडेफिनिट लीव के ऊपर भी ट्रैवल कर सकेंगे। चलो थैंक यू सर। You're welcome जी। ओके, काफी काम की बात बता दी आपको, इसको गौर से समझिएगा तो फिर आपको इसका फायदा समझ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ऑल द बेस्ट जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर। ये भी रेफ्यूजी स्टेटस वाला बहुत सवाल उठता है मेरे पास कि जी इंडेफिनिट लीव मिल गई है, अब मैं ट्रैवल कर सकता हूं कि नहीं। मैं हमेशा ये चीज बताता हूं, इंडेफिनिट लीव के बाद भी अगर आपको रेफ्यूजी स्टेटस पे इंडेफिनिट लीव मिली है, जब तक आपको ब्रिटिश नेशनैलिटी नहीं मिलती, आपका ट्रैवल करना खतरे से खाली नहीं है। खतरा किस चीज का? कि जब आप वापस आते हैं एयरपोर्ट पे तो आपको रोक के आपकी लीव कर्टेल की जा सकती है। अगला सवाल पकड़ते हैं जी। जी हेलो। हेलो। यस हेलो। हाय मॉर्निंग भाजी। हेलो जी, क्या हाल है, ठीक हो? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਗੋ ਮਾਈ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਟਨਰ। ਆਮ ਓਵਰਸਟੇਡ अच्छा अच्छा ਤੇ ਨਾਓ ਦੇ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਨ ਫੈਬਰੂਅਰੀ। ओके ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਜਸਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਓਵਰਸਟੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕਾਂਟ ਗਿਵ ਮੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। Okay. ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੱਲੇ, ठीक। ਤੇ ਭਾਜੀ what are the chances ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂ? ਵੈਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼। अच्छा, मैंने एक गल दसो, तुसी अपने पार्टनर दे नाल वाइफ दे नाल रहंदे हो? ਹਾਂਜੀ वाइफ इज अ ब्रिटिश नेशनल? ਹਾਂਜੀ। तुसी ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। अच्छा ਤੇ when I submit my file, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we got permission to get married ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਸਤੰਬਰ 28th। ਤੇ ओके, ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ।
देखो जी, मैं सिंपल एक गल कहना, अगर तुसी मेरे फेसबुक फॉलो करते हो तो तुहानू पता होएगा कि मैं पहले भी ये वीडियोस कर चुके हैं जिथे मैं डिस्कस करदा हाँ कि देखो अगर तुहाडी रिक्वायरमेंट्स तुसी पूरी कर सकते हो, अगर तुहाडा जेन्युइन रिलेशनशिप चल रहा है, अगर तुहाडी लाइफ वाकई फुलफिलिंग लाइफ इत्थे चल रही है, उसनू इंटरफेरेंस होदी कोई जस्टिफाइड इंटरफेरेंस होनी चाहिए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। मैं उसी चीज ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਮਾਊਂਟੇਬਲ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਆਰਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਰਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 26K। ओके, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 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 ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਅਕਲਮੰਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Absolutely, if you want to come and talk to me, no problem जी, तुसी मेरे को आए। हाँ, then I will take care of it, no problem। But तुसी जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना, don't waste this chance। Okay, चलो, alright जी, okay, you're welcome। Okay जी, bye। ये वो वाला केस है जहां पे मैं हमेशा कहता हूं, प्लीज यू हैव अ राइट ऑफ अपील, मेक इट काउंट। अब आपको अगर राइट ऑफ अपील मिला हुआ है, आपको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, आपको पता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स में आप कहीं पे भी शॉर्टफॉल नहीं है आपकी, तो फिर उसको पूरा फाइट करो। फिर उसको ना विन करना इज सैड। जी हेलो, गुड मॉर्निंग अली सर। जी गुड मॉर्निंग जी। अली सर, मुझे आपसे पूछना है फी वेब के बारे में। पहले हम फी वेब लगाते थे तो साथ में वो एप्लीकेशन भी फॉर्म साथ में भेजते थे, और फी वेब आपका आ गया ऑनलाइन जी। इसके लिए हम पहले ऑनलाइन भेज के उसका रिजल्ट वेट करना कि उसके साथ में भेज सकते हैं। दो चीजें मैं आपको बता दूं इसमें। नंबर 1, प्रोसेस चेंज हो चुका है। ओके, पहले जो प्रोसेस होता था, पहले होता था कि हम फी वेवर की एप्लीकेशन डालते थे, फी वेवर की एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो जाती थी उसके बाद उसके 7 डेज के अंदर हम नई एप्लीकेशन डालते थे। एक सेकंड ठहरिएगा रियाज साहब, मुझे प्लीज इसके ऊपर फेसबुक पे कॉल करना बंद करें, मैं सिर्फ टेलीफोन की कॉल्स ले रहा हूं, सो प्लीज मुझे फेसबुक पे कॉल करना बंद करें, मैं आपकी कॉल नहीं ले सकता अभी। अच्छा, सॉरी जी, कमिंग बैक टू यू। सो दूसरी बात आपकी ये, अब जो फी वेवर का मामला चलता है उसमें यह है कि आपने जब पहले फी वेवर, अब पहले तो होता था कि जी आपने फी वेवर अप्लाई किया, अगर आपका अप्रूव हो गया तो फिर चलेगा, एप्लीकेशन के साथ करते थे। अब आपका पहले फी वेवर की एप्लीकेशन आपकी डालनी जरूरी है, सो यू पुट इन दी फी वेवर एप्लीकेशन, अगर उसको उन्होंने अप्रूव किया तो फिर आप आगे लेके चलते हैं। मैं शायद थोड़ा सा कन्वर्सली बोल गया हूं बीच में, लेकिन दोनों चीजें, इसलिए मैं कहता हूं फेसबुक पे अगर कॉल्स आ रही हो तो फिर वो जरा कंफ्यूजन हो जाता है। That's right जी, पहले आप फी वेवर की एप्लीकेशन करते हो, फी वेवर एप्लीकेशन करके उसके बाद जब आपको अप्रूवल आता है तो फिर वो जो आपको रेफरेंस देते हैं उसके अंदर वो रेफरेंस डाल के फिर आप एप्लीकेशन करते हो। हम अभी वो कर सकते कि नहीं कर सकते, पहले जैसे अपेंडिक्स 1 पेपर फॉर्म में ऑनलाइन कंपलसरी है अभी? जी ऑनलाइन ही करना है आपको सारा कुछ, सिर्फ ये चीज याद रखो उसके अंदर वो जिस चीजें मांगते हैं आपसे वो बहुत कुछ मांगते हैं। अगर आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपके नाम का कोई बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे आ रहे हैं, और या ओके वो सब आपको पता है तो देन दैट्स फाइन। इंपॉर्टेंट बात आपको सिर्फ समझनी ये है, फर्स्ट यू डू द फी वेवर एप्लीकेशन ऑनलाइन, इफ इट इज अप्रूव, उसके बाद फिर वो जो रेफरेंस आपको देते हैं वो आपने यूज करना है इन केस इन प्लेस ऑफ द फीस। ओके, ऑलराइट जी, ओके, यू आर वेलकम जी, यू आर वेलकम, ओके, बाय। फी वेवर की बात कर रहा था, और उससे पहले एक और बात, हाँ, इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स वाली बात कर रहा था। वो वाली एप्लीकेशन जहां पे आपकी ब्रिटिश नेशनल के साथ शादी है, जेन्युइन रिलेशनशिप है, आप इनकम रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकते हैं, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकते हैं, आपका एक कोहैबिटेशन का पीरियड कंप्लीट हो चुका हुआ है, ये सारी चीजें अगर आपकी चल रही हैं, इनको यूज करके आगे चलें तो वो बहुत बेहतर चलता है। अगली कॉल आ रही है जी हेलो। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है भाई साहब, अच्छा, हाँ जी रियाज साहब, अभी आप फेसबुक पे भी कॉल कर रहे थे?
हाँ जी, मैं क्या शायद उस तरफ से आपको कॉल कर सकता हूँ। ना, इसी के ऊपर है जी, फोन के ऊपर है जी। रियाज साहब क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्सएप वही मैंने जो आपसे वालदा का पूछा था, तो जी। मैं क्या चले अभी पूछूं, शायद इसमें आप बता सकें। अच्छा, आपको क्या लगता है मैं अब यहाँ पे डिफरेंट बात करूंगा? नहीं, आपने कहा था बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तक मैंने बताया। अच्छा। नहीं रियाज साहब देखें, एक सिंपल बात है, आपने उनके लिए अगर अप्लाई करना है विजिट वीजा के लिए, तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। अब विजिट वीजा के लिए आप क्या करते हैं? अब इनका मैं सवाल भी रिपीट करता चलो रियाज साहब, क्योंकि आप फेसबुक पे हैं तो मैं वहां पे सवाल रिपीट कर रहा हूं। सवाल आपका यह है कि आपके पास यहाँ पे लीव टू रिमेन है 2.5 साल की, करेक्ट जी, और आप चाहते हैं कि आप अपनी वालदा को यहाँ पे बुलाएं। अब आइडियली तो ये होगा कि आप चाहते हैं कि आप वालदा आपकी यहाँ पर आए एज परमानेंट स्टेटस के ऊपर आए यहाँ पे, यानी एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव की एप्लीकेशन करें। अब दूसरी चीज ये है कि आपके पास क्योंकि अभी तक वैलिड लीव नहीं है, जो परमानेंट लीव होती है या इंडेफिनिट लीव होती है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप खुद उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और जो मैंने आपसे बात की थी, मुझे याद आ गई सारी कॉन्वर्सेशन, मैंने आपको ये कहा था कि मैं चेक करूंगा कि आपकी वाइफ क्योंकि ब्रिटिश नेशनल हैं, क्या उनके साथ हम किसी तरह से सपोर्ट लगा के उनके लिए एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव की एप्लीकेशन कर सकते हैं कि नहीं। अगर तो वो हो सकता है तो वो करेंगे, अगर नहीं हो सकता तो उनके लिए हम विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। अब विजिट वीजा के लिए आपको ये दिखाना है कि उनकी टाइज अपनी कंट्री के साथ स्ट्रांग हैं, वो आएंगी यहाँ पे तो वापस भी चली जाएंगी, ये नहीं होगा कि वो यहाँ पर आके रह जाएंगी। और जब तक आप वो प्रूव नहीं करते तो उनको उसके ऊपर लीव नहीं मिलती। जो पहला सवाल है कि वो जो चेक करने वाली चीज की जो वाइफ वाले बेस पे हो सकता है कि नहीं, मुझे अभी बिल्कुल मौका नहीं मिला उसको चेक करने के लिए, मुझे चेक करने दीजिए, मैं चेक करके आपको वापस बताता हूँ। ठीक है। चले वो प्लीज चेक कर लें। जो वैसे विजिट वीजा के लिए होती है, जो टाइज वहाँ पे रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान से, जी, जो चीजें चाहिए होती हैं वो क्या होती हैं? वो भाई आपने यही दिखाना है ना कि उनके पास घर है रहने के लिए, उनके पास पैसे हैं, उनकी हेल्थ ठीक है, उनके पास कोई फैमिली मेंबर्स हैं, कोई उनके साथ डिपेंडेंट है या वो किसी पे डिपेंडेंट हैं, उनकी ऐसी टाइज का मतलब सिंपली ये है कि वो वहां पे सेटल्ड हैं। सो अगर आपने प्रूव कर लिया कि जी वो अच्छी सेटल्ड है, वहां पे कोई मसला नहीं है, तो फिर वो आ जा सकती हैं, कोई विजिट का मसला नहीं होता फिर। ठीक है, हर केस के हर सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वहां पे क्या चीज प्रूव करनी है उनके लिए। जी ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने तो पहले भी मेरा काम आप वेरी रियली अप्रिशिएट, सही बात है, आपको वेरी नाइस वर्क किया है, मैंने कॉमर्स भी छोड़े हैं सारा आपका, और बेहतरीन काम है आपका, यकीन करें। और ये आपका एक जज़ाए खैर अल्लाह पाक आपको दे, ये फेसबुक लाइव करते हैं, इससे काफी लोगों को फायदा होता है। चलिए, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। प्लीज चेक करके बताइएगा। जी मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। लाजमी जी बिल्कुल, मैं चेक करके बताऊंगा, फिर I'll let you know। ओके चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके दोस्तों, मेरा ख्याल है 40 मिनट्स का भी मेरा टाइम पूरा हो रहा है, फोन भी बजने लग गए हैं अगली अपॉइंटमेंट्स के लिए। सो अब मेरा ख्याल है एक कॉल और ले लूंगा। सो अगर कोई नेक्स्ट कॉल आ जाती है 1 मिनट में तो फिर मैं जरूर उठा लूंगा, अदरवाइज फिर आज का सेशन हम अपना बंद करते हैं और नेक्स्ट सेशन के वक्त फिर आपसे मैं दोबारा बातें करूंगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके साथ कुछ चीज़ें और भी शेयर करूंगा जो कि बिजनेस इमिग्रेशन के लिहाज से होंगी या उसके तरीके को हम आगे लेके चलेंगे, उसके ऊपर मैं कुछ रिसर्च करता रहा हूं और बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसके ऊपर आपके साथ मैं बात करूंगा। आज का फेसबुक लाइव मेरा ख्याल है यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बहुत शुक्रिया आपको देखने का। अपने कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा रहा सेशन और फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू।